हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BHIE 141 चीन का इतिहास लगभग 1840 से 1978। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगर आपने इस पेपर कोड BHIE 141 से रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, या फिर आपकी तैयारी को आप और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमसे इससे रिलेटेड गेस्ट पेपर भी परचेज कर सकते हैं। तो गेस्ट पेपर परचेज करने के लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर जा सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप सिंपली जाकर इससे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च बार में जाना है और जिस भी पेपर कोड का आप परचेज करना चाहते हैं उसको सिंपली टाइप करना है और यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे सोल्व असाइनमेंट और गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो आप सिंपली जिस भी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से बाय नाउ से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश यहाँ से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पर कॉल कर 321 पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और हम आपको इससे रिलेटेड जो भी आपको चाहिए पेपर कोड वो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, 1911 के बाद चीन में नई संस्कृति के उद्भव के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो पेपर कोड है, हम इसमें चीन के इतिहास 1840 से 1978 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उनको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, 1911 के बाद चीन में नई संस्कृति के उद्भव के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो 1911 की क्रांति ने चीन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप माचू वंश का अंत हुआ। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा कि 1911 की क्रांति के बाद चीन में क्या हुआ, माचू वंश जो था कि जो कि एक मोनार्की थी, राजा का जो वंश था, उसका अंत हुआ और चीन में क्या हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई। तो 1911 की क्रांति के बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएंगे, माचू वंश का अंत हुआ और चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ चीन के समाज, विचारधारा और संस्कृति में भी गहरे परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप चीन में नई संस्कृति आंदोलन यानी न्यू कल्चरल मूवमेंट का उद्भव हुआ। इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक कारण थे। तो हम इसी नई संस्कृति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी कारण थे वो उनको हम एक एक करके डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहला कारण है सामंती व्यवस्था और कन्फ्यूशियस विचारधारा से असंतोष। तो ये सामंती व्यवस्था और कन्फ्यूशियस विचारधारा क्या थी और इससे किस प्रकार का असंतोष हो रहा था और नई संस्कृति का किस प्रकार से उद्भव हुआ, ये हम इसमें पहले पॉइंट में पढ़ेंगे। तो 1911 से पहले चीन में कन्फ्यूशियस विचारधारा का प्रभुत्व था। तो ये कन्फ्यूशियस विचारधारा क्या कहती है? कन्फ्यूशियस विचारधारा कहती है कि जो आज्ञाकारिता, पारिवारिक अनुशासन और परंपराओं पर आधारित थी। यानी चीन के जो समाज था उसके अंदर ये पारंपरिक रूप से किस प्रकार वहाँ पर आज्ञा का महत्व था, वहाँ पर पारिवारिक अनुशासन का किस तरह से महत्व था और परंपराओं को जो चीनी प्राकृतिक पौराणिक परंपराएं थी उनको कितना महत्व दिया जाता था, उस आधार पर था। यह विचारधारा आधुनिक विज्ञान, तर्क और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोध मानी जाने लगी और नई पीढ़ी के बुद्धिजीवी इस सामंती सोच से किस प्रकार से असंतुष्ट थे। वे मानते थे कि यही पुरानी सोच चीन के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, इसलिए उन्होंने नई संस्कृति के माध्यम से परंपरागत मूल्यों को चुनौती दी। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या हो जाएगा, पश्चिमी विचारों और शिक्षा का प्रभाव। तो 1911 के बाद अचानक चीनी छात्र जापान, यूरोप और अमेरिका गए, यानी कि वहाँ पर पढ़ने के लिए वो गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ उन्होंने देखा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, विज्ञान, राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक विचारों को उन्होंने अपनाया। तो जो भी 1911 के बाद जो चीनी छात्र थे वो अन्य विकसित देश जैसे जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता है, समानता है और विज्ञान का बहुत ही अधिक प्रसार है, जिसके कारण इन आधुनिक विचारों से वो जो छात्र थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने चीन में आकर इन्हीं विचारधाराओं को आगे प्रचारित किया। जैसे कि इन छात्रों और बुद्धिजीवियों ने चीन लौटकर पश्चिमी विचारधारा का प्रचार किया, विज्ञान और लोकतंत्र को नई संस्कृति आंदोलन का आधार बनाया, जिससे चीनी समाज में क्या हुआ, बौद्धिक जागरण हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या हो जाएगा, राजनीतिक अस्थिरता और गणराज्य की विफलता।
तो 1911 की क्रांति के बाद स्थापित गणराज्य जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतर सका। युआन सी काय की तानाशाही जैसे सैनिक सरदारों का शासन, राजनीतिक अव्यवस्था ने लोगों को निराश किया। इस निराश ने युवाओं और बुद्धिजीवियों को यह सोचने पर मजबूर किया कि केवल राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज और संस्कृति में भी परिवर्तन आवश्यक है। तो 1911 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर गणराज्य की तो स्थापना हो गई थी, परंतु वहाँ का जो समाज और संस्कृति था उसमें पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आ रहा था, जिससे कि वहाँ के लोगों के अंदर जो सोच थी, उनके सोचने का जो तरीका था उसमें पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आ रहा। तो उन्होंने युवाओं और बुद्धिजीवियों जो कि विदेशों के अंदर अलग-अलग जगहों पर लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे गुणों को सीख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर समाज के अंदर राजनीतिक परिवर्तन के साथ समाज और संस्कृति में भी परिवर्तन होना चाहिए। चौथा पॉइंट है आर्थिक पिछड़ापन और विदेशी प्रभुत्व। चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। तो वर्तमान समय में हम देश जैसे देखते हैं कि चीन जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 18 ट्रिलियन के साथ। लेकिन चीन उस वक्त आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था और उस पर पश्चिमी शक्तियों तथा जापान का प्रभाव बढ़ रहा था। पश्चिमी शक्तियाँ जैसे ब्रिटेन हो गया, इनका प्रभाव तथा जापान का प्रभाव बढ़ रहा था। विदेशी नियंत्रण, अपमानजनक संधियाँ और आर्थिक शोषण ने राष्ट्रीय आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इस स्थिति ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया और नई संस्कृति के माध्यम से चीन को मजबूत, आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की इच्छा पैदा हुई। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहित्य और भाषा में परिवर्तन की आवश्यकता। तो पुरानी शास्त्रीय चीनी भाषा आम जनता की समझ से बाहर थी। नई संस्कृति आंदोलन के समर्थकों ने सरल और बोलचाल की भाषा बाई हुआ में साहित्य लिखने पर जोर दिया। तो जो पुरानी जो चीनी भाषा थी वो साहित्य की भाषा, शास्त्रीय भाषा थी, उसको छोड़कर यहाँ पर सरल और आम बोलचाल की भाषा बाई हुआ को के अंदर अलग अलग प्रकार की जो भी कृतियाँ हैं, साहित्य, इतिहास है, उनको लिखने पर जोर दिया गया। इससे शिक्षा और विचारों का प्रसार तेजी से हुआ और आम जनता भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से जुड़ सकी। छठा पॉइंट है युवा वर्ग और बुद्धिजीवियों की भूमिका। तो जैसे कि हमने ऊपर ऊपर पढ़ा है भी, चीन के युवा छात्र, लेखक और प्रोफेसर इस आंदोलन की आत्मा थे। इनके अंदर इंपॉर्टेंट नाम क्या है, चेन तुशु और हुसी जैसे विचारकों ने पत्रिकाओं और लेखों के माध्यम से नई सोच को फैलाया। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जो कि जिसके बाद 1911 के बाद वहाँ पर चीन के अंदर जो है नई संस्कृति आंदोलन प्रचारित हुआ। इसके निष्कर्ष के अंदर हम देखेंगे जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा है उनसे रिलेटेड जो भी है वो हम निष्कर्ष के अंदर लिखते हैं। तो इस प्रकार 1911 के बाद चीन में नई संस्कृति का उद्भव होने कारणों का परिणाम था, जैसे कि पुरानी परंपराओं से असंतोष, पश्चिमी विचारों का प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पिछड़ापन और युवा वर्ग की जागरूकता ने मिलकर इस आंदोलन को जन्म दिया। नई संस्कृति आंदोलन ने चीन को आधुनिकता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चलकर राजनीतिक आंदोलनों की नींव रखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला अफीम युद्ध क्यों हुआ था? पश्चिम की ओर चीन की प्रतिक्रिया पर एक लेख लिखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अफीम युद्ध क्या था और किस कारण से हुआ था। तो 19वीं शताब्दी में चीन और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन के बीच संबंध तेजी से बदल रहे थे। चीन एक प्राचीन और आत्मनिर्भर सभ्यता था, जबकि पश्चिमी देश जैसे कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के बाद नए बाजार और मुनाफे की तलाश में थे। इन्हीं परिस्थितियों में पहला अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ? 1839 से 1842 तक, जिससे चीन के इतिहास और उसके पश्चिम के प्रति सोच को गहराई से प्रभावित किया। तो पहला अफीम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? चीन और पश्चिमी देश जैसे कि मुख्य रूप से ब्रिटेन हो जाएगा इसके अंदर, तो इनके बीच में पहला अफीम युद्ध लड़ा गया था। तो इसका कारण क्या था? मेन कारण क्या था कि अफीम युद्ध क्यों लड़ा गया था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले अफीम युद्ध का मुख्य कारण तो क्या था? अफीम का व्यापार ही था। तो उस समय चीन ब्रिटेन को चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन निर्यात करता था, लेकिन बदले में ब्रिटेन के पास चीन को देने के लिए बहुत कम चीज़ें थी। इससे ब्रिटेन को क्या हो रहा था? व्यापार घाटा हो रहा था। तो ये इसका मेन कारण क्या था कि जो चीन था वो ब्रिटेन को चाय, रेशम और चीनी मिट्टी जैसे बर्तन थे वो बड़ी मात्रा में निर्यात करता था, लेकिन ब्रिटेन के पास चीन को देने के लिए या चीन को निर्यात करने के लिए बहुत ही कम चीज़ें थी, जिससे कि ब्रिटेन को तो घाटा हो रहा था और चीन को मुनाफा हो रहा था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने क्या सोचा? ब्रिटेन ने सोचा कि इस घाटे को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने भारत में उगाई जाने वाली अफीम,
ठीक है, यही यहाँ से मेन इसका पॉइंट है। तो भारत में उगाई जाने वाली अफीम को चीन में बेचना शुरू किया। किसने? ब्रिटेन ने भारत में उगाई जाने वाली अफीम को चीन में बेचना शुरू हुआ, जिससे धीरे धीरे चीन में अफीम की लत लगने लगी, जिससे समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन को भारी नुकसान हुआ और लाखों लोग अफीम के आदी हो गए। चीनी सरकार ने इस खतरे को समझा और अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 1839 में चीनी अधिकारी लिन चेसू ने बड़ी मात्रा में अफीम जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर चीन के अंदर लोगों को अफीम की आदत लग गई थी, लत लग गई थी, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया और बड़ी मात्रा में जो अफीम थी उसको जब्त करके नष्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ब्रिटेन नाराज हो गया और उसने इसे अपने व्यापार और सम्मान पर हमला माना। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे ही हम पहला अफीम युद्ध कहते हैं। तो यहाँ से ये अफीम युद्ध का पूरा जो भी बैकग्राउंड है वो हमने समझा कि क्यों हुआ था, किन किन के बीच में लड़ा गया था। अब इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो अफीम युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि अफीम युद्ध में चीन की क्या हुई? हार हुई। इस युद्ध में चीन की हार हुई क्योंकि उसकी सेना और हथियार पश्चिमी देशों की तुलना में कमजोर थे। 1842 में फिर इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुई? नानजिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ये देखते हैं। तो चीन को हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा, कई बंदरगाह पश्चिमी व्यापार के लिए खोलने पड़े और चीन को भारी क्षतिपूर्ति, यानी कि जो भी युद्ध के अंदर जो भी ब्रिटेन को नुकसान हुआ है वो भी चीन को ही भरना पड़ा। तो ये संधि चीन के लिए एक अपमानजनक संधि थी और इसे असमान संधि कहा जाता था। तो युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि चीन की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई क्योंकि उसकी सेना और हथियार दोनों ही पश्चिमी देशों की तुलना में पूरी तरह से मॉडर्न नहीं थे और कमज़ोर थे। इसके कारण ही उन्हें हांगकांग जो था वो ब्रिटेन को देना पड़ा और उसके जो भी बंदरगाह थे, उसके जो भी पोर्ट्स थे, उनको पश्चिमी व्यापार के लिए यानी ब्रिटेन के लिए खोलना पड़ा और चीन को जो है उसके अंदर जो भी युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था, जो भी पैसा हुआ था, क्षतिपूर्ति हुई थी, उसे भी चीन को ही चुकाना पड़ा। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि पश्चिम की ओर चीन की क्या प्रतिक्रिया रही इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। तो पहले अफीम युद्ध के बाद चीन को ये एहसास हुआ कि वह पश्चिमी ताकतों से पीछे रह गया है। ये यहाँ इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू में चीन ने पश्चिमी संस्कृति और तकनीक को अपनाने से इनकार किया था क्योंकि वह अपनी परंपराओं को श्रेष्ठ मानता था। ठीक है, तो चीन क्या मानता था कि उसकी जो संस्कृति है और जो उसके जो भी पौराणिक परंपराएं हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसने पश्चिमी संस्कृति और तकनीक जो भी थी, विज्ञान था, उसको अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस युद्ध में हार के बाद उसे अपनी जो भी परंपराएं थी वो उसको दरकिनार रखकर जो भी साइंस थी, तकनीक थी, उनको अपनाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन बार बार की हार और पश्चिमी हस्तक्षेप ने चीन को सोचने पर मजबूर किया। इसके बाद चीन में आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन हुआ। आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन यानी कि खुद ही आत्म मतलब खुद विश्लेषण करके किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है चीज़ों को, जिससे पश्चिमी हथियार, विज्ञान और तकनीक अपनाने की कोशिश की गई। लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचे में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए। धीरे धीरे चीन की सोच बदली और उसे यह समझ में आया कि केवल परंपराओं के सहारे आधुनिक दुनिया में टिके रहना संभव नहीं है। यही सोच आगे चलकर सुधार आंदोलनों और अंततः आधुनिक चीन के निर्माण की नींव बनी। तो इसके परिणाम स्वरूप मतलब इसकी प्रतिक्रिया क्या रही चीन की इसके ऊपर कि हम ब्रिटेन से और बाकी जो भी पश्चिम के देश हैं उनसे बहुत ही तरह से पीछे रह गए विज्ञान के मामले में, तकनीक के मामले में। इसलिए हमें खुद ये देखना चाहिए, खुद ये इस प्रकार से देखना चाहिए कि जो भी आधुनिक तकनीक है, विज्ञान है, उनको हमें अपनाना चाहिए। लेकिन चीन ने साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया कि वह अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचे में ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा। तो निष्कर्ष हम देखते हैं कि पहला अफीम युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि ये चीन और पश्चिम के बीच टकराव की शुरुआत थी। इस युद्ध ने चीन को अपनी कमजोरियों का एहसास कराया और पश्चिमी दुनिया के साथ उसके संबंधों की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। ये युद्ध आधुनिक चीनी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ क्योंकि यहाँ इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही चीन ने जो भी आधुनिक तकनीकें थी उनको अपनाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बॉक्सर विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इस विद्रोह का क्या महत्व था?
तो बॉक्सर युद्ध क्या था, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो 19वीं शताब्दी के अंत में चीन में विदेशी शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। इस स्थिति के विरोध में चीन में एक जन आंदोलन हुआ जिसे बॉक्सर विद्रोह 1900 ईस्वी कहा जाता है। तो बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1900 ईस्वी यानी के आसपास हुआ था। और ये किस कारण से हुआ था? क्योंकि चीन के अंदर जो विदेशी शक्तियाँ थी वो बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। जैसे ब्रिटेन हो गया, वह बहुत ही अधिक बढ़ गई थी, जिससे कि वहाँ पर लोगों के अंदर इन विदेशी शक्तियों के प्रति एक जन आक्रोश था। उसके परिणाम स्वरूप जन आंदोलन हुआ और इसे ही बॉक्सर विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बॉक्सर नामक गुप्त संगठन ने किया था, जिसका वास्तविक नाम था आई हो छुआन, यानी धार्मिक और देशभक्त मुक्केबाज। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य चीन को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त कराना था। अब बॉक्सर विद्रोह क्या था ये हमने समझ लिया। अब इसके मुख्य जो कारण थे वो हम देखेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण तो क्या ही हो जाएगा कि विदेशी साम्राज्यवाद, क्योंकि ये बॉक्सर विद्रोह जो भी विदेशी थे उनके विरोध ही था। तो चीन पर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान और अमेरिका जैसी शक्तियों का गहरा प्रभाव था। ये देश चीन के बंदरगाह, व्यापार और प्रशासन में दखल दे रहे थे। इससे चीन की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? आर्थिक शोषण के। तो विदेशी व्यापारियों ने चीन की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया था। सस्ते विदेशी सामान के कारण चीनी कारीगर और उद्योग नष्ट हो गए थे। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगी थी, जिससे आम जनता में असंतोष फैल गया। तीसरा कारण क्या था? मिशनरियों की गतिविधियाँ। मिशनरी कौन होते हैं? ये जो ईसाई मिशनरी होते हैं, जो कि आम जनता होती है उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ईसाई मिशनरियों को चीन में विशेष अधिकार प्राप्त थे। वे स्थानीय परंपराओं और धर्म का अपमान करते थे। इससे चीनी जनता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विदेशी धर्म के प्रति उनका विरोध बढ़ा। चौथा कारण क्या हो जाएगा? चौथा कारण है प्राकृतिक आपदाएं। तो चीन में अकाल, बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं बार बार आ रही थी। जनता इन आपदाओं के लिए भी विदेशियों को जिम्मेदार मानने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि विदेशी शक्तियां चीन की शांति को नष्ट कर रही है। पांचवा कारण हम देखते हैं कि कमजोर चीनी सरकार। तो जो हमने जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में भी पहले पढ़ा था कि जो मंचू शासक था, तो मंचू शासकों की सरकार कमजोर और भ्रष्ट हो चुकी थी। वह विदेशी शक्तियों का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। इससे जनता का सरकार से भरोसा उठ गया और उन्होंने स्वयं ही विद्रोह का रास्ता अपनाया। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट कारण हमने बताया कि बॉक्सर विद्रोह हुआ क्यों था। क्योंकि वहाँ पर विदेशियों का बहुत अधिक साम्राज्यवाद बढ़ गया था। उन्होंने अब लगातार लोगों को आर्थिक शोषण करना शुरू किया था। उनके धर्म को चीन लोगों के धर्म को भी ज़्यादा मान्यता नहीं दी थी। वहाँ पर लगातार प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही थी और वहाँ की जो चीनी सरकार थी वह भी इन विदेशियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसी कारण से यहाँ पर ये बॉक्सर विद्रोह जन्म लेता है। आगे हम देखते हैं कि बॉक्सर विद्रोह का महत्व क्या है। चीनी समाज के अंदर, चीनी इतिहास के अंदर बॉक्सर विद्रोह का महत्व क्या है? तो राष्ट्रवादी चेतना का विकास। तो मतलब राष्ट्रवादी चेतना से तात्पर्य क्या है कि पूरा चीनी समाज एक राष्ट्रवाद की भावना को उन्होंने मजबूत किया, क्योंकि वह सब एकजुट होकर विदेशियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। इस विद्रोह ने चीनी जनता में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। लोगों को ये एहसास हुआ कि विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ एकजुट होना आवश्यक है। दूसरा महत्व क्या था? विदेशी हस्तक्षेप का विरोध। तो बॉक्सर विद्रोह चीन में पहला बड़ा आंदोलन था जिसने खुले रूप से विदेशी शक्तियों का विरोध किया। इसने आगे चलकर अन्य राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। तीसरा कारण हम देखते हैं कि मंचो शासक की कमजोरी क्या हुई? उजागर हुई। इस विद्रोह से स्पष्ट हो गया कि मंचो सरकार देश की रक्षा करने में असफल है। इससे जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट गया और जो आगे चलकर 1911 की क्रांति का कारण भी बना। सुधारों की शुरुआत। तो विद्रोह के बाद चीनी सरकार को यह समझ में आ गया कि सुधार आवश्यक है। प्रशासन, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी किए गए। पांचवा महत्व का पॉइंट है आधुनिक चीन की नींव। हालांकि बॉक्सर विद्रोह क्या होता? असफल रहा था, क्योंकि इसे विदेशियों के द्वारा, जो भी वहाँ के जो ब्रिटेन वगैरह थे उनके द्वारा इनको दबा भी दिया गया था। लेकिन इसने आधुनिक चीन के निर्माण की दिशा तय की। ये विद्रोह भविष्य की क्रांतियों का आधार बना।
तो किस प्रकार से इस विद्रोह का क्या महत्व रहा कि इसने जो चीन की जो आम जनता थी उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत कर दिया और उन्होंने ये ठाना कि जो भी विदेशी आक्रांता है वो आकर हमारे देश के अंदर जो भी रिसोर्सेस है उनका फुल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चीनी जनता को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इसके विरोध ही यहाँ पर उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हुई और इसे ही बॉक्सर विद्रोह कहा गया। इसका निष्कर्ष हम देखते हैं कि बॉक्सर विद्रोह चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विद्रोह विदेशी शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और कमजोर शासन के खिलाफ जनता की क्या थी प्रतिक्रिया था। यद्यपि इसे दबा दिया गया था, फिर भी इसने चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा दी और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चीन में आत्म सशक्तिकरण आंदोलन के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्म सशक्तिकरण आंदोलन था वह किस प्रकार से चीन के अंदर उजागर हुआ और इसका क्या महत्व था। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन को अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान में हम देखते हैं कि चीन एक लगभग विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन उस वक्त 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन को अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो अफीम युद्धों में हार, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा अफीम युद्ध में उसकी हार हुई थी, जिसके कारण उसे भारी जो असमान संधि थी उसे हस्ताक्षर करने पड़े। अफीम युद्धों में हार हुई थी, विदेशी शक्तियों का बढ़ता हस्तक्षेप, आंतरिक विद्रोह और कमजोर प्रशासन के कारण चीन की स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में चीन के कुछ विद्वानों और अधिकारियों ने यह महसूस किया कि देश को बचाना है और उसे स्वयं मजबूत बनाना होगा। इसी सोच से आत्म सशक्तिकरण की आंदोलन की शुरुआत हुई, जो लगभग 1860 से लेकर 1895 के आसपास चला। तो आत्म सशक्तिकरण आंदोलन क्या था? आत्म सशक्तिकरण आंदोलन बेसिकली वह आंदोलन था जिसके अंदर चीन के जो लोग थे वहाँ पर लगातार उसके साथ असमान संधियाँ हो रही थी, वहाँ पर विदेशियों का हस्तक्षेप था, तो वो लगातार बढ़ रहा था। वहाँ पर जो प्रशासन था, जो शासन था, वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हो रहा था। इसी कारण वहाँ के जो कुछ विद्वान थे और जो जो भी इन्फ्लुएंशियल अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने सोचा कि हमें स्वयं को मिलकर ही चीन को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए ही उन्होंने आत्म सशक्तिकरण आंदोलन की शुरुआत की, जो कि लगभग 1860 से 1895 तक चला। अब यहाँ पर देख लेते हैं आत्म सशक्तिकरण आंदोलन का अर्थ क्या होता है। तो इस आंदोलन का मुख्य विचार क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसको जरूर याद रखना है। तो इस आंदोलन का मुख्य विचार था, पश्चिम की तकनीक अपनाओ लेकिन चीनी परंपराओं को बनाए रखो। तो ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, तो इसे ज़रूर याद कीजिए कि पश्चिम की तकनीक को तो अपनाओ लेकिन जो चीनी परंपरा है उसको पूरी तरह से बनाए रखो, उसे छोड़ो मत। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक, सैन्य और औद्योगिक शक्ति को सीखकर चीन को मजबूत बनाना था, ताकि विदेशी नियंत्रण से बच सके। तो आंदोलन के क्या थे, प्रमुख कार्य क्या थे, ये हम देखेंगे आगे चलकर। तो इस आंदोलन के प्रमुख 5 कार्यों के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सैन्य सुधार हुआ था, यहाँ पर उद्योगों की स्थापना की गई, शिक्षा में सुधार किया गया, संचार और परिवहन के अंदर सुधार किया गया और विदेशी नीति में भी सुधार किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैन्य सुधार, आधुनिक हथियार, तोपें और जहाज बनाने के कारखाने स्थापित किए गए, नौसेना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्योगों की स्थापना, यानी कि कपड़ा, लोहा, इस्पात, कोयला और हथियार बनाने के कारखाने खोले गए। शिक्षा में सुधार, पश्चिमी विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू हुई। विदेशों में छात्रों को पढ़ने भेजा गया। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? संचार और परिवहन, कारगर, रेलवे और आधुनिक जहाजरानी की शुरुआत हुई। विदेशी नीति में सुधार, विदेशी भाषाओं और कूटनीति को सीखने के लिए संस्थान खोले गए। आत्म सशक्तिकरण का आंदोलन, आत्म सशक्तिकरण की शुरुआत, यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्म सशक्तिकरण आंदोलन का क्या महत्व रहा। आत्म सशक्तिकरण आंदोलन की शुरुआत, यह आंदोलन चीन में आधुनिक उद्योग, तकनीक और शिक्षा की नींव रखने वाला पहला बड़ा प्रयास था। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? राजनीतिक जागरूकता का विकास, लोगों में ये भावना पैदा हुई कि चीन को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पश्चिमी ज्ञान का प्रवेश, विज्ञान, तकनीक और आधुनिक विचारों का चीन में प्रवेश हुआ। पश्चिमी ज्ञान का प्रवेश किस प्रकार हुआ? विज्ञान, तकनीक और आधुनिक विचारों का चीन में प्रवेश हुआ। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? भविष्य के लिए सुधारों का मार्ग प्रशस्त, यानी कि भले ही यह आंदोलन पूरी तरह असफल नहीं हुआ,
पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आगे चलकर सुधारवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म दिया। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? विदेशी प्रभुत्व के विरोध की भावना। इस आंदोलन ने चीन में विदेशी शक्तियों के विरोध इस आंदोलन ने चीन में विदेशी शक्तियों के विरोध प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया। आंदोलन की मुख्य सीमाएं क्या हैं? हालांकि आत्म सशक्तिकरण आंदोलन महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें कई कमियां भी थी। आर्थिक आर्थिक इसके साथ ही इसमें कुछ कमियां भी थी। पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, भ्रष्टाचार बना रहा और सुधार केवल तकनीक तक सीमित रहे। इसी कारण 1894-95 के बीच चीन जापान युद्ध में चीन की हार हुई। इसका निष्कर्ष हम देखते हैं। आत्म सशक्तिकरण आंदोलन चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने चीन को यह समझने में मदद की कि केवल परंपराओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, आधुनिक विज्ञान और तकनीक को अपनाना आवश्यक है। भले ही ये आंदोलन पूरी तरह सफल न हो सका, लेकिन इसने चीन के आधुनिकीकरण की दिशा में पहला कदम जरूर रखा। इसने आगे आने वाले सुधारों की आधारशिला तैयार की। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9580023321। ओके, थैंक यू।